दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 1 साल होने को है। पिछले वर्ष 26-23 नवंबर को किसानों ने मार्च किया था दिल्ली की तरफ। हालांकि आंदोलन उसी वक्त शुरू हो गया था पिछले वर्ष जून में, जब ऑर्डिनेंसेस आए थे ये 3 खेती कानूनों से संबंधित। अब जब 1 साल होने को है खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को, तो एक बार फिर से बात हो रही है कि किसानों के इस आंदोलन का हल निकाला जाए और किस तरीके से वो हल निकाला जाए। उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी। उनसे बात करेंगे हम कि क्या हल निकल सकता है किसानों के इस आंदोलन का और कैसे वो इस सारे आंदोलन को देखते हैं। सर, 1 साल हो गया इस आंदोलन को चले हुए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, आपने कुछ सजेस्ट किया था इस आंदोलन को लेकर कि जिससे ये सारा ख़त्म हो सकता है। आज बीजेपी के सत्यपाल मलिक भी हैं, गवर्नर हैं, वो भी इत्तेफाक रख रहे हैं आपकी बात से। क्या है वो सारा जो आपने कहा था कि ये किसान आंदोलन जो है उस स्टेप से जो है वो ख़त्म हो सकता है? देखिए, 1 साल पहले जब ये इशू फ्लेयर अप हुआ था, तो उस समय जो मैंने बात कही थी वो ये थी कि भाई हमें एक्चुअली एक चौथा कानून चाहिए। 3 कानून की विड्रॉल की बात हो रही थी, रिपील करने की बात हो रही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हमें एक एक्चुअली चौथा कानून चाहिए। वो कानून चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 23 फसलों के लिए जब हर साल अनाउंस होता है, तो 23 की 23 फसलों के लिए वो कानूनी अधिकार किसानों को मिले। उसका मतलब ये था, अभिप्राय ये था कि कानूनी अधिकार से मेरा कहना यह था कि भाई जो ट्रेडिंग हो भारत में वो उस प्राइस से नीचे नहीं हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर खरीदे, चाहे कंपनियां खरीदें, चाहे वो एपीएमसी में उसकी ट्रेडिंग हो या उसको बेचा जाए, लेकिन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे उसकी खरीद नहीं होनी चाहिए। वो मतलब एक तरह की वो अनिवार्य होना चाहिए, ये मेरा कहना था। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज खेती एक बहुत ऐसे बड़े गंभीर दौर से गुजर रही है और उसको उभारने के लिए हमें एक किसान को अश्योर्ड इनकम या बाय वे ऑफ अश्योर्ड प्राइस जो है वो देना जरूरी है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया में आज खेती जो है वो बड़े संकट से गुजर रही है और वहाँ भी ये डिमांड हो रही है कि एक गारंटेड इनकम किसान को मिले। और मुझे लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे देश की एक स्ट्रेंथ है जो हम किसानों को इतने सालों से देते आए हैं। उस स्ट्रेंथ को हमें बिल्डअप करना है और वो लीगलाइज करने की जरूरत आ गई। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था सर खेती कानूनों के खिलाफ, तो किसानों की मांग मुख्यतः एक ही थी कि 3 खेती कानून जो हैं वो रद्द किए जाएं। आपने जो है चौथी मांग जो है उसमें जोर दी। शुरू में किसान आपसे नाराज़ भी लग रहे थे इस चौथी मांग को लेकर, जो एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात थी। फिर धीरे धीरे किसान जो है बिल्कुल आपके साथ हो गए, आपकी मांग के साथ हो गए। आज जो है वो मुख्य मांग जो है किसानों की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये महत्वपूर्ण था किसानों को समझने के लिए कि जब मैंने कहा कि भाई चौथा कानून चाहिए या एक और कानून चाहिए, तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि जिस संकट से खेती गुजर रही है, 3 लॉ वापस कर देने से वो संकट नहीं खत्म होगा। और उस संकट को ख़त्म करने के लिए और अगला फ्यूचर किसानों का देखते हुए, खेती का फ्यूचर भी देखते हुए, हमें ये ज़रूरी है कि किसान को एक अश्योर्ड इनकम मिले। और इसलिए मैंने ये बात कही थी कि भाई लीगलाइज करने की जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक स्तर पर, और वो तभी हो सकता है कि जब सरकार ये अनिवार्य कर दे कि भाई इसके नीचे खरीद नहीं होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम ना भूलें कि हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने कहा था कि किसान परिवार की 17 राज्यों में जो औसतन आय है वो 20,000 रुपये साल की है। यानी 1700 रुपये से कम में किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश में, क्योंकि 17 राज्य मतलब आधा देश हो गया तकरीबन। तो अगर ये कंडीशन है किसानों की, तो उसको निकालने के लिए उस सिचुएशन से एक ही रास्ता है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिले। और वो इसलिए मिले कि हमें नज़र आ गया है कि पंजाब हरियाणा में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है अधिकतर गेहूं और धान पर। और यही एक कारण है कि पंजाब और हरियाणा की जो एवरेज किसानों की इनकम है वो बाकी देश को अगर हम कंपेयर करें तो उनसे अधिक है। तो ये क्यों नहीं हम ये सोचें कि बिहार का किसान भी पंजाब के किसान के बराबर आए या ईस्टर्न यूपी का किसान भी पंजाब के किसान के बराबर आए। बल्कि जब हम अगर एमएसपी हटा देंगे या मार्केट्स के हवाले छोड़ देंगे, तो कहीं ये ना हो कि पंजाब का किसान भी बिहार का किसान जैसे बन जाए। इसलिए मेरा ये कहना था और मुझे अच्छा लगा कि हमारे किसान भाइयों को समझ आया। और उनकी आज, अब जैसे आपने कहा, ये 2 डिमांडें हैं कि एक तो लॉ को रिपील किए जाए जो 3 लॉ हैं, और दूसरा एक हमें और कानूनी अधिकार दिया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का।
एमएसपी पे तमाम फसलों की जो प्रोक्योरमेंट है उसके खिलाफ जो तर्क दिया जा रहा है, एक तो ये है कि क्वालिटी सरकार कैसे खरीद लेगी, जो बिलो क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड जो है मटेरियल है उसको, और दूसरा है जो फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं कि सरकार कैसे इतना पैसा लाएगी तमाम फसलों को खरीदने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तबका जो है जनता का वो इस लॉजिक को देख रहा है कि तमाम फसलों की प्रोक्योरमेंट सरकार कैसे करेगी, इतना ज़्यादा बजट जो है सरकार कहाँ से लाएगी सारी फसलों को। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि ये जो एक सेक्शन है सोसाइटी का जो ये सवाल पूछता है कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा, और ये किसानों को अगर हमने इनकम भी देनी है या प्राइस भी देना है तो देश के पास बजट जो है वो आधा चला जाएगा, इसके अंदर ये बातें हम भी रिपीटेडली सुनते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बेसिकली फेयर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए, ये एक डर पैदा करने के लिए है ताकि कहीं किसानों को उनका जो वाजिब दाम है वो ना मिले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा समझने के लिए कि हमने इतने दशकों से किसानों का जो दोहन है वो कैसे किया। मैं दोहन का शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ विद ऑल माय अंडरस्टैंडिंग। देखिए, 1970 में जो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 76 रुपये प्रति क्विंटल था। 2015 में 45 साल के बाद जब अध्ययन हुआ इसके ऊपर, तब पाया गया कि वो 1450 रुपये उस गेहूं का दाम 2015 में था। ये 19 गुना की बढ़ोतरी है 45 साल के पीरियड में। अगर हम सरकारी मुलाजमों का, एम्प्लॉयज़ का अगर हम देखें उनकी बेसिक पे और डीए, अभी एमोलूमेंट्स को मत जोड़िए, बेसिक पे और डीए को देखते हैं तो वो इसी 45 साल के पीरियड में 120 से 150 गुना बढ़ जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का देखें तो वो 150 से 170 गुना उनके इनकम में इजाफा हुआ है। स्कूल टीचर्स को देखें तो 280 से 320 गुना उनकी इनकम जो है बड़ी है। और किसान की इनकम अगर आप गेहूं के दाम से देखते हैं, जो गेहूं का फार्मर है, तो उसकी सिर्फ 19 गुना बड़ी है। आप मानेंगे कि अगर सरकारी मुलाजमों को भी या प्रोफेसरों को भी 19 गुना बढ़ोतरी हुई होती इनकम उनकी उस पीरियड में, तो वो भी आधे आत्महत्या कर चुके होते और आधे उस नौकरी को छोड़ने के कगार पे होते। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है, इसका मतलब कि देखिए, आप जानबूझकर इकोनॉमिक डिज़ाइन जो है उसने जानबूझकर खेती को कैसे जिसको मैं हर बार कहता हूं कि डेलिबरेटली इम्पॉवरिश किया हुआ है, जानबूझकर हमने उस स्तर पर रखा हुआ है। आज किसान को हमें उस लेवल से निकालना है, और इसलिए आज ज़रूरी है कि हम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनिवार्य करें कि हर क्रॉप पे उसको मिलेगा। आपका जो सवाल है, अब उसको देखें कि ये कहा जाता है कि सब सरकार खरीदेगी। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि सरकार को खरीदना है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेड करे, कोई भी उसको खरीदे, चाहे वो प्राइवेट ट्रेडर हो या कंपनियां हो या एपीएमसी के अंदर भी अगर सरकार खरीदती है तो वो उस रेट से नीचे नहीं खरीदेगी। इसका मतलब वो कि बर्डन जो है वो सरकार पे नहीं आता। दूसरी बात है कि ये कहा जाता है कि 17 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, ये आधा बजट हमारा जो है किसानों के लिए चला जाएगा। मेरा कहना कि नहीं, ऐसे अध्ययन देश में हैं। एक अध्ययन तो एक मुख्य अखबार है हमारी, उसके एग्रीकल्चर एडिटर ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बात को अनिवार्य कर दें कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक्री नहीं होगी या खरीद नहीं होगी, तो उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल हर साल खर्चा होगा। और एक हमारे फॉर्मर चेयरमैन थे कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के बेंगलोर में, डॉक्टर TN प्रकाश, उनका अध्ययन ये कहता है कि 2 और 2.5 लाख करोड़ के बीच में एडिशनल खर्चा होगा, सिर्फ इतना। और हम ना भूलें कि बहुत सारे लोग इस पर भी हंगामा करते हैं कि साहब ये 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, ये 2.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। लेकिन ये वही लोग हैं, जब 7वां वेतन आयोग जब बढ़ता है तब ये चुप रहते हैं। 7वां वेतन आयोग में तो क्रेडिट स्विस ने कहा था कि अगर जब सारी कंट्री में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा तो 4.5 लाख करोड़ से लेके 4,80,000 करोड़ रुपए के बीच में हर साल एडिशनल बर्डन हो जाएगा। कभी आपने सुना किसी ने कहा हो कि साहब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? कभी किसी ने कहा कि साहब ये पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन किसानों को दिया जा रहा है तो इसलिए एक हंगामा शुरू हो जाता है। क्या कारण है कि हमें इतना कंटेम्प्ट है किसानों के प्रति? मुझे समझ नहीं आता क्या कारण है कि हम ये नहीं जानते कि उनको भी अपने परिवार को पालना है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? आधे देश की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता, जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी का विजन है जो कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास का रास्ता तभी पॉसिबल है या वहीं से होकर जाएगा जब तक हम खेती को एक उन्नत लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जो ये सवाल पूछते हैं, उनको जानना जरूरी है कि 50% जनसंख्या को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। उनको भी आपको उतना ही इकोनॉमिक गेन या इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो हमें करनी पड़ेगी।
कहीं दुनिया में ये मॉडल जो है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का, ये कहीं दुनिया में कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी एट प्रेजेंट? और अगर है तो कैसे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं उसको सारे? देखिए 1979 में अमेरिका में भी एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जब कई सौ ट्रैक्टर जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में पहुंच गए थे और वो कई हफ्ते वहां पर रहे थे वाशिंगटन डीसी में, और वो यही डिमांड कर रहे थे जो आज भारत के किसान डिमांड कर रहे हैं। ये 40 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। 40 साल पहले वहाँ पर ये डिमांड थी किसानों की कि हमें गारंटेड इनकम दी जाए। गारंटेड इनकम वहाँ के उस भाषा में अमेरिका की उसको कहते थे इनकम पैरिटी चाहिए। हमारे यहाँ पर किसान आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटेड मांग रहे हैं। बात एक ही है। मेरा ये कहना है कि क्या कारण है इस देश में कि हम कोई भी सोल्यूशन जब ढूंढते हैं अपने प्रॉब्लम्स का तो हम बाहर देखते हैं। क्यों नहीं हमें अपने आप पे एक गर्व होना चाहिए कि हमारी ये ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसको बिल्डअप करें। क्यों नहीं दुनिया हमसे सबक सीखे? क्या कारण है कि हमें हर जगह के हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है? अब ये तीनों लॉज जो हम लेके आए हैं, जो इनके प्रिंसिपल हैं इसके पीछे, अगर हम उसको अध्ययन करें तो दुनिया में जितने भी अमीर देशों में हैं, मार्केट्स हैव फेल्ड टू प्रॉप अप फार्मर्स इनकम। मार्केट से इनकम नहीं बढ़ी है किसी भी देश में किसानों की। और वो अगर आज किसान जीवित है या उनको कुछ रिस्पेक्टेबल इनकम मिल रही है अमीर देशों में, तो इसलिए मिल रही है क्योंकि उनको मैसिव सब्सिडीज सरकार पंप करती है उसमें। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में जो किसान की इनकम है वो 40% जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी से या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से आ रही है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो आप मुझे बताइए कि सरकार को सब्सिडीज देने की क्या जरूरत थी। यूरोप में देखें तो 50% से ज़्यादा जो किसान की इनकम है, किसान की आय जो है, वो सब्सिडी या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से आ रही है। यूरोप में $100 बिलियन हर साल सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से 50% डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों को मिलती है ताकि उनका लेवल जो भी हम देख रहे हैं वो उस लेवल पे पहुंच जाए। अब देखिएगा अगर ये दुनिया में हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स जो हैं वो कहीं भी किसानों की मदद नहीं कर पाई दुनिया में। तो हमें वो जो मार्केट के रास्ते पे बताया जा रहा है कि साहब ये इससे जो है देश के किसानों की प्रगति होगी, उनको अच्छी इनकम मिलेगी, तो ऐसा तो कहीं एविडेंस है ही नहीं है। अब जो नोबेल प्राइज़ मिला है इस साल का इकोनॉमिक्स का, वो ये साफ कहता है कि वो एविडेंस बेस्ड हमें रिसर्च पे जाना है। तो मैं तो ये मांग रहा हूँ कि कहीं एविडेंस बेस्ड मुझे बता दीजिए कि दुनिया में कहीं पर किसानों की इनकम बढ़ी हो। मेरा कहना है कि देयर इज़ नो एविडेंस इन दी वर्ल्ड कि किसानों में कहीं मार्केट्स के करके इनकम बढ़ी हो। तो क्यों हम वही सिस्टम हम अपने देश में लाना चाहते हैं? आपका सवाल था कि कहाँ पर ऐसा हुआ है। ये भी अध्ययन हुआ है और पिछले साल फरवरी में स्पेन एक ऐसा देश है जो कि पूरा मार्केट इकोनॉमी पे है। उन्होंने एक लॉ, एक कानून लेकर आए हैं वो, उसमें उन्होंने एक अनिवार्य कर दिया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई भी खरीदेगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज में चारों सेक्टर को इंक्लूड किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे कोई भी खरीद होगी तो जो खरीदेगा उसके ऊपर उन्होंने सजा घोषित की है। 3000 यूरो सजा होगी अगर आप पहली बार एक ऐसा मतलब वो उसको तोड़ते हैं उस नियम को, और अगर आप रिपीटेडली तोड़ रहे हैं, ऑफेंड कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख यूरो तक की सजा उसमें है। अब देखिए इंटरेस्टिंग है कि स्पेन जैसे देश में वहाँ तो एपीएमसी नहीं है, वहाँ तो एमएसपी भी नहीं है, तो वहाँ तो सरकार ने नहीं खरीदा, वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर ही पूरा इन्वॉल्व है। लेकिन उनको सुपर मार्केट्स जो हैं, जो ज़्यादा डील करती हैं, उनको ये कह दिया गया है कि साहब आप उससे नीचे नहीं खरीदेंगे, तो उनकी जो मार्जिन है वो कम हो गई है। लेकिन आप देखें ना तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ी है जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहेंगे, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा जो क्राइसिस है कि सरकार को सारा खरीदना पड़ा हो। तो मेरा मानना ये है क्यों नहीं हम स्पेन का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन उसके उदाहरण को भी लेते हुए हम क्यों नहीं एक ऐसा अधिकार बना सकते हैं कि उसके एमएसपी के नीचे कोई खरीद नहीं होगी। आपने स्पेन जैसे मुल्कों की बात की, मैं इसी बात पे आना चाहता था कि आपने कहा कि एमएसपी हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार खरीदे जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी डिसाइड करें। एमएसपी तो अभी भी है, एमएसपी तो बहुत सारी फसलों पर है अभी। तो आप क्या बदलाव क्या चाहते हैं कि जो प्रेजेंट रजीम है एमएसपी की, उसमें क्या बदलाव? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि एमएसपी जो है अभी 23 फसलों पे हर साल अनाउंस होता है, लेकिन आप जानते हैं कि इफेक्टिवली वो गेहूं और धान पे ही एप्लीकेबल होता है, और वो भी कुछ एक इलाकों में, जो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के भी कुछ होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कर्नाटक में,
में, कुछ मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में भी खरीद होती है, मध्य प्रदेश में अधिक होती है, लेकिन वो और बेसिकली उसके अलावा कॉटन में या पल्सेस में कभी कभी हम जानते हैं कि उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, जैसा कि शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है भारत में, और अभी पार्लियामेंट में बताया गया था कि 14% किसानों को एमएसपी मिलता है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि वो 100% किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलता। तो ये जो एमएसपी रजीम की हम जो बात कर रहे हैं लीगलाइज करने के लिए, वो 23 फसलों के ऊपर है, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हो गया, और 23 फसलों पे मिलेगा तो मेरा मानना है कि 80% जो है, जो हमारा कल्टीवेबल जो आज पैटर्न है वो कवर कर देता है उससे। दूसरी बात है कि हम एक सबक लें कि केरला ने कुछ महीने पहले एक 17 फसलों पे, वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स के ऊपर उन्होंने एक फ्लोर प्राइस सेट किया जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% था, और उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया बजट में कि अगर प्राइसेस गिरते हैं तो स्टेट विल स्टेप इन। लेकिन इतने दिनों में उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उसी फ्लोर प्राइस को सेट करने से ये देखा गया है कि जो ट्रेड है या जो मार्केट्स है वो प्राइसेस आज उसके ऊपर चल रहे हैं। यानी जैसे टमाटर का एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो वहाँ 8 रुपये प्रति किलो का प्राइस है, और उसके ऊपर ही किसानों को अभी तक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जब एक सिस्टम ऐसा लेके आएंगे ना, तो मार्केट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं। हम घबराएं ना, मार्केट्स अपने आप एडजस्ट करेंगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा किसान जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें पेनल प्रोविजंस होने चाहिए कि अगर एमएसपी जो गारंटीड जो प्राइस है उससे नीचे अगर किसानों की फसल कोई खरीदता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं होना चाहिए पेनल। अब देखिए, मैं आपको एक साफ उदाहरण देना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है। सेब में इस साल जो अदानी है वो बहुत बड़े वहाँ के बल्क बायर्स हैं, अच्छी बात है, और उन्होंने इस साल 16 रुपये कम प्रति किलो के रेट से कम प्राइस दिया है किसानों को। और उनका जो हमारे देश में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साहब वैल्यू एडिशन होती है, इसलिए कंपनी को ये चीपर रॉ मटेरियल चाहिए, सब बातें हम सुनते हैं। मुझे बताइए कि सेब में क्या वैल्यू एडिशन होती है? वो 6 महीने अपने पास स्टॉक रखेंगे, उसके बाद वो आपको 200 रुपये के आसपास वो एप्पल बेचेंगे। तो मेरा मानना है कि वो क्यों नहीं वो 16 रुपये का जो उन्होंने इस बार किसानों का जो प्राइस कम दिया है, अगर हम एक नियमित हमने बनाया होता है रूल कि भाई एमएसपी या किसान ने जो किसान के साथ बैठ के सरकार ने तय किया है वो अगर कंपनी दे, तो इसमें मुझे बताइए किसको नुकसान होता है? जो किस कंपनी की मार्जिन है वो कम हो जाती है, और तो कुछ नहीं हुआ ना, और उपभोक्ता को भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, किसान को भी नहीं मिल रहा है। तो वो सिस्टम को हटाने के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न लाने की जरूरत है, और वो एमएसपी को लीगलाइज करना इसलिए जरूरत है। मौजूदा जो प्रोटेस्ट चला है, एजिटेशन चला है फार्मर्स, अब क्या लगता है आपको, इसका क्या वे आउट है और किस तरफ से जो है पहल अब की जानी चाहिए इसको रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि जनवरी में लास्ट टाइम जो है बातचीत हुई थी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई जो डेडलॉक चल रहा है जनवरी के बाद, वो मेरे ख्याल सारा देश चिंतित है इस बात से, और हम सब चाहते हैं कि भाई जितना जल्दी इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन निकले वो होना चाहिए। तो डायलॉग तो कंटिन्यू होना चाहिए, एक बात तो ये हमें जाननी चाहिए। मेरा मानना है कि भाई प्रेस्टीज के ऊपर हमें नहीं अड़ना चाहिए कि भाई हमने ये लॉ ले आए हैं, वो भी हम जानते हैं कि विदाउट डिस्कशन हुआ है और किसानों को उसमें नहीं उसमें लिया गया था, और देश में भी उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि अब हमें एक समय आ गया है कि हमें 3 चीज़ें करनी जरूरी हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी ताकत है, उसको हमें अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लाके ये इंश्योर करना है कि भाई वो लीगल हो, उससे नीचे खरीद ना हो। एक बात तो ये। दूसरा सर ये है कि भाई किसान से ये कहा जाए कि भाई आप देश में कहीं भी जाके बेचो, जैसे कहा जाता है कि पंजाब से जाके आप कर्नाटका में बेचो, कर्नाटका वाले आके यूपी में बेचें। ये जो सिस्टम है, ये हमारे जो मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा इसको पुश करते हैं। ये नहीं बताते कि ये सिस्टम कहीं भी दुनिया में कामयाब नहीं हुआ है। जो जरूरत है, हमें मंडी को किसान के नज़दीक लेके आना है, ना कि मंडी को किसान से दूर करना है। जब आप मंडी को किसान के नज़दीक लेके आते हैं तो जो अनियमितताएं या जो डिस्ट्रेस प्राइस किसानों को मिलता है वो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो मेरा मानना है कि आज हमारे पास 7000 एपीएमसी या रेगुलेटेड मंडियां हैं। मंडियों में खामियां हैं, उसको हम एड्रेस करें, और उसके साथ हमें 5 किलोमीटर रेडियस पे अगर एक मंडी देनी है तो 42,000 मंडियों की ज़रूरत है।
ये मंडियां हमें विस्तार करना चाहिए, इसका नेटवर्क। ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट कंपनियां आनी चाहती हैं, दे आर वेलकम, लेकिन दोनों के लिए लॉज या रेगुलेशन एक ही होने चाहिए। ये नहीं कि एपीएमसी की मंडी में टैक्स लग रहा है ट्रेडर के ऊपर और प्राइवेट मंडी में नहीं लग रहा है, वो कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन होना चाहिए, दोनों को एक ही उसमें लेके रखिए रूल्स एंड रेगुलेशन में, एंड देन लेट देयर बी हेल्दी कंपटीशन। और तीसरी बात जो हमें करने की बहुत जरूरत है, देखिए आज हमारा जो दूध का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि टुडे वी आर द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव्स का, अमूल का या बाकी जो देश के कोऑपरेटिव्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी हम जानते हैं कि टुडे वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। 204 मिलियन टन हम आज दूध पैदा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई वही जो सक्सेसफुल मॉडल था जो दूध पे अप्लाई किया गया कोऑपरेटिव्स का, उसको हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे, पल्सेस पे, ऑयल सीड्स पे, उसको हमें एक्सपैंड करना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, सरकार की मदद चाहिए होगी। एक लॉ जो है वो उसके लिए ही होना चाहिए कि हम कोऑपरेटिव्स को कैसे देश में फैलाएं और इन सब फसलों को उसके अंतर्गत लेके आएं। तो मुझे बताइए कि आप ये 3 चीज़ें अगर कर लेते हैं हम, तो उसमें एक जो पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए या लोगों को समझने की जरूरत है। अमेरिका में एक फूड डॉलर का एक अध्ययन होता है, यानी मतलब आपने जब $1 का प्रोड्यूस किसान से खरीदता है, मार्केट कंज्यूमर जब खरीदता है, तो उसमें से मात्र 8% जो है वो किसान के पास जाता है। ये इससे बताइए मुझे किसान की प्रगति कब हो पाएगी अगर 8% सिर्फ किसान को मिलता है। यही एक कारण है कि अमेरिका में पिछले साल 2020 में $425 बिलियन का कर्जा किसानों के सिर पे खड़ा था, और जबकि किसान मात्र 1.5% रह गए हैं पॉपुलेशन का। ये अमेरिका का हाल है। और अगर आप भारत में चाहते हैं तो हमें देखना ये पड़ेगा कि यही सिस्टम को लाने की बजाय हमें कोऑपरेटिव से सबक लेना है। हमारे देश में जब आप कोऑपरेटिव का दूध खरीदते हैं, अमूल का हो या बाकी कोऑपरेटिव्स का हो, तो अगर 100 रुपये का कंज्यूमर दूध खरीदता है तो उसमें से 70 से 80 रुपये किसान की जेब में जाते हैं, यानी 70 to 80% जो है वो जो अल्टीमेट प्राइस है उसका जो शेयर है वो किसान के पॉकेट में जाता है। वही एक वायबल प्राइस है। तो जो हमने दूध में किया है, हम उसको अगर रेप्लिकेट करते हैं तो और 70-80% या 60% भी अगर किसान को मार्जिन मिलता है एंड कंज्यूमर प्राइस में, तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर की जो एक सिचुएशन है या पोजीशन है वो बिल्कुल उस इकोनॉमिक वायबिलिटी की तरफ बढ़ती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। सर लास्टली आपको क्या लगता है, 3 खेती कानून है और चौथी मांग जो आपने उठाई थी और किसानों ने जो है अब उसको मान लिया है कि ये हमारी वन ऑफ द मेन डिमांड्स है, तो अब क्या लगता है केंद्र सरकार, आपको क्या लगता है कहाँ पेच फंसा है? क्योंकि मेन जो मांग है वो एमएसपी को लीगल राइट बनाने की जो है उस पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके फाइनेंसिस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मैटर कर रहे हैं सरकार के लिए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई अलग अलग किस्मों के जो ओपिनियंस आए हैं, जो एक नैरेटिव बनता है उसके करके एक ये इंप्रेशन गया है कि भाई बहुत सा बर्डन सरकार के ऊपर आएगा। पर मुझे लगता है कि जब भी हम कोई चेंज लाते हैं तो उसके बिगिनिंग में आप देखेंगे उसका क्रिटिसिज्म होता ही है। तो ये जो चेंज आएगा जिसको हम डिसरप्शन कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में, तो वो जब चेंज आएगा तो उसके प्रति मैं जानता ही हूँ, आप भी समझते हैं कि भाई वो जिस कंपनियों को वो जो फ़ायदा देख रहे थे वो शायद नहीं मिल पाएगा, बिकॉज दुनिया में देखा गया है कि कंपनीज जो हैं वो किसान को ज़्यादा दाम नहीं देना चाहती हैं, ज़्यादा इनकम नहीं देना चाहती हैं। तो उसको मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि भाई कहाँ पेच फंसा हुआ है, वो तो खैर ये किसान ही बता सकते हैं, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं जो नेगोशिएशन में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें एक टाइम आ गया है कि जो पॉलिटिकल वॉइसेस भी आ रही हैं, जैसे आपने सतपाल मलिक जी का नाम लिया, आपने ये भी हमने पढ़ा है कि अमरिंदर सिंह भी उसमें उनकी भी एक इंटरवेंशन है। मुझे लगता है कि ये इंटरवेंशन बड़ी ज़रूरी हैं और उसके साथ हमें एक क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है कि भाई क्यों हमारे देश के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल होना या उसके नीचे नहीं खरीद होनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल कर देने से नहीं प्रॉब्लम होगा जब तक कि हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों वो ज़रूरी है इस देश के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जानता हूँ सर, आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार आती है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि उसके देश के जो जनता है वो
हंसी खुशी और उनके हर चेहरे पे जो है प्राइड होनी चाहिए जिस प्रोफेशन में वो हैं। तो मुझे लगता है कि हमें खेती पे वापस प्राइड लेके आनी है, क्योंकि सब एक और प्रॉब्लम भी है। आज देश में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा संकट है और हम जानते हैं कि शहर में आज जॉब क्रिएशन जो है वो बड़ी कम हो गई है ये। और ये भी हम जानते हैं कि भाई इतने लोग जो माइग्रेट किए थे लॉकडाउन 1 के बाद, उससे एक सबक मिल गया था कि वो जो गाँव से लोगों को निकाल के शहर में लाना था वो शायद ठीक रास्ता नहीं था। अब हमें वापस रिवर्स इकोनॉमिक थिंकिंग करनी है, और वो रिवर्स इकोनॉमिक थिंकिंग तभी हो सकती है जब हम 50% पॉपुलेशन के हाथ में अधिक पैसा देंगे। और उसका मतलब ये भी है इन द लैंग्वेज ऑफ द इकोनॉमिस्ट कि साहब उससे डिमांड कितनी क्रिएट होगी। आप ये देखिए, कहा जाता है कि साहब जो 7वां वेतन आयोग था उससे बूस्टर डोज था वो इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उससे जो मार्केट में पैसा आएगा वो बढ़ेगा। तो आप जानते हैं व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट उससे दौड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए 7वां वेतन आयोग तो 4% या 5% पॉपुलेशन को कैटर करता था। जिस दिन 50% पॉपुलेशन के पास पैसा आएगा, अधिक इनकम आएगी, तो आप देखेंगे वो जो डिमांड होगी वो बूस्टर डोज नहीं होगी साहब, वो रॉकेट डोज होगी। और वो ही देश को चाहिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें बहुत लेवल पे लेके जानी है। तो आई होप कि ये सरकार और जो पॉलिसी मेकर्स हैं इसकी तरफ ध्यान देंगे। जी, तो 11 महीने किसानों के आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर हो गए हैं। देवेंद्र शर्मा जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये मसला है इनकम की गैर बराबरी का। जिस प्रोपोर्शन में बाकी जो तबके हैं जनता के उनकी इनकम बढ़ी है, उस प्रोपोर्शन में किसानों की इनकम जो है वो नहीं बढ़ी है। तो एमएसपी का लीगल राइट बनाने की जो मांग है, इसको कहीं ना कहीं उसी चीज़ से वो लिंक करके देख रहे हैं कि जब किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो डेवलपमेंट का पहिया जो है, प्रगति का पहिया जो है वो भी जो है वो तेज़ी से दौड़ेगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या एक किसानों के आंदोलन को सुलझाने के लिए क्या पहल होती है, क्योंकि नवंबर 26 को 1 साल हो जाएगा किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए। कैमरा पर्सन नो सांगवान के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, मोहाली। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।